हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, क्वाड्रिलेटरल की मेरे ख्याल में इस लास्ट क्लास है ये। आज की क्लास में हम वो सारे कंसेप्ट्स, वो सारी की सारी थियोरेटिकल चीज़ें आपकी अप्लाई करके क्वेश्चंस में दिखा देंगे और आपको एक तरीके से मैथ्स का बेताज बादशाह बना देंगे। भाई, आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार और कहता हूँ कि आपके रिलेटिव्स हों, आपके भाई बंधु हों, कोई भी कर रहा है, आप उनको इनवाइट कीजिए, बताइए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल बोलिए। सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक चैप्टर वो करके देखें यहाँ से, और अगर उनको समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, वरना जहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ से करें। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रिलेटरल की आज हमने लगभग 3 क्लासेस कर चुके हैं। एक में पूरी की पूरी थियरी वाली बातें, और एक में हम बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं। भाई, मैं आपको आज जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं ना, जो एग्जाम अगर थोड़ा बहुत भी टफ हुआ, कैसा भी हुआ, और वो आपके आने ही आने हैं। और अब ये मान लीजिए कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकते हैं, तो आपको इनके लिए रेडी होना है। इतने आसान है, इतने आसान है, आपको पता है मैं जब आपके साथ करवाऊंगा तो उनको इतना आसान बना देंगे कि आप बोलोगे ये तो सही में हल हुआ है। तो करते हैं बिना वक्त गवाए अपनी क्लास को। मैं अपनी स्क्रीन को कर देता हूँ थोड़ी सी छोटी, आपको डिस्प्ले दिखाने के लिए। इतनी ठीक है जी? ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 68 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, ये है अपना 69th। आज लगभग हम 100 क्वेश्चन तक कर जाएंगे और 100 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखनी है भाई सारी चीजें। पहले देखिए, इन द गिवन रेक्टेंगल फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। ए बी ये है इसका मिड पॉइंट और बी सी ये है इसका मिड पॉइंट। ज्वाइन करके ये लाइन बनेगी, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखिए, इससे पहले अगर मैं ये बोलूं ये मिड पॉइंट है, तो क्या ये ट्रायंगल है? अगर ये आधी आधी, ये इसकी आधी आधी बांट रही है, एक है तो ये पूरा है 2, तो क्या ये भी 1 और 2 का रेशियो होता है? बिल्कुल होता है। उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं AC, तो उसका आधा हो जाएगी ये वाली लेंथ, ठीक है। क्लियर? चलिए, इसको हटा देता हूं, नया फिगर बना लेते हैं हम, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कॉपी में कैसे नोट करना है। देखो भाई, ये आपकी लाइन होगी जो इसको यहां से जोड़ रही है, ये यहां तक जोड़ रही है, और ये भाई साहब यहां तक, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे ऊपर वाली 22 है, नीचे वाली 6, ये वाली 2 है और ये वाली 16 है। आप ये बताइए, अगर रेक्टेंगल है तो क्या आप ये बात बोल सकते हो कि ऊपर वाली 22 है तो नीचे वाली पूरी 22 होगी? तो 16 चली गई तो बच गई कितनी? 6। 6 और 2 8, ये पूरी की पूरी है, तो मैं क्या कहूंगा 8 ये पूरी होगी। अब बताओ, रेक्टेंगल है तो यहाँ क्या है? ये परपेंडिकुलर। और 8 6 का ट्रिपलेट क्या होता है जी? 10 होता है। अब आपको ये चीज पता लग गई। यहाँ ये और ये इसका मिड पॉइंट है, ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोलूंगा इस 10 का आधा हो जाएगी, और 10 का आधा क्या होता है जी? 5। ये आपका आंसर। कैसे आया आधा? क्योंकि देखो, अपन ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये चीज पढ़ी थी। जब ये इसको बराबर हिस्सों में बांटे, मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, है ना। तो हमने क्या देखा था, ये भी 1 होगा तो ये पूरी पूरी लाइन आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना। देखिए, दिखने में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब करने चले तो कितना आसान बन गया, है ना। हो जाएगा। चलिए, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस बेस पे आधारित है वो पहले मैं बेस बता देता हूं आपको। आप कहोगे जी सही में मजा आ जाएगा। हम कहेंगे देखो, एक चीज समझनी है आपको। अगर आपको 3 एंगल्स बताए हैं, अगर मैं ये बोलूं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा है, और जो साइडें दे दी वो मान के चलो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड दे दे, तो आपको समझना पड़ेगा अगर अल्फा बीटा गामा ऐसे बड़े हैं ना, तो अल्फा के सामने एक्स, बीटा के सामने वाई और गामा के सामने जेड का भी यही ऑर्डर होगा, और वाइस वर्सा। यानी अगर साइड्स जितनी बड़ी होंगी उतनी ही बड़े आपके एंगल्स खुलेंगे, ठीक है। ये आपकी थ्योरी। अब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सर ये कह रहा है हमें एक्स वाई जेड का वो बताना है कि एंगल्स किस मतलब दायरे में है। पहली बात तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्स के सामने 15 है, वाई के सामने
14 है ना। यानी x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, लेकिन ये दो ऑप्शंस में है, एक तो यहां और एक यहां। अब z नहीं पता z बड़ा है या छोटा, तो z के लिए हमें सामने वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ये चीज निकालने के लिए हम ये निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, जैसे आपने फिगर बनाया, मैं बार बार फिगर इसलिए बना रहा हूं भाई ताकि आपको क्वेश्चन अलग मिले और आंसर अलग मिले। ये ना मिले कि भाई होच पोच हो गया सब कुछ। देखिए ये 14 है, ये आपका 15 है, ये आपका 9 है। तो आप एक बात बताओ छोटी सी, क्या हम ये बात कह सकते हैं ये पूरा 14 है और ये 9 गया तो ये 5 रह जाएगा कि नहीं? बिल्कुल रह जाएगा, है ना। और ऊपर वाली साइड भाई साहब दे नहीं रखी, ऊपर वाली साइड में तो कहता हूं लिख लो, ये 12 है, ठीक है। ऊपर वाली साइड दे नहीं रखी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 है, ये आपकी 12 होगी। अब बताओ, ये अगर आपका राइट एंगल है तो 5 12 का क्या बनता है जी? 13। तो ये साइड आपकी 13 होगी। अब आपको कोई भी एंगल पूछ ले वो हम एंगल बता देंगे। ये y हो गया, ये आपका z। अब एक बात बताओ, x y z का वही रेशियो होगा जो 13 14 15 का होगा, है ना। x के सामने क्या है? देखिए ये x है भाई, x के सामने बता दो क्या है? 15। y के सामने क्या है भाई? y के सामने 14 है और z के सामने 13 है। तो अगर इनका रेशियो ऐसे ऐसे है तो क्या एक्स वाई जेड का भी रेशियो यही होगा? बिल्कुल होगा जी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये एक बार 12 लिख लेना, क्वेश्चन में लिखा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख दिया, ठीक है। हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना है लॉजिक कौन सा लग रहा है, और ये लॉजिक हमने आपको पहले बता भी रखा है, ठीक है। रिवाइज करते रहो भाई चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two diagonals of a rhombus are 10 and 24 find the square of the side। भाई बहुत ही आसान है। स्क्वायर ऑफ द साइड मतलब क्या निकालना है? मैं बोल दूं रोम्बस की साइड ए है तो उसका स्क्वायर यानी कि हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बात समझ में आएगी कि नहीं? हमें क्या बताना है? हमें बताना है जी ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। आप बताओ एक बात, जब आपका ये रोम्बस है तो रोम्बस में क्या फॉर्मूला लगता है जी? रोम्बस का फॉर्मूला होता है भाई साहब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू सारी साइडों के स्क्वायर का सम यानी 4a स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें सेम होती हैं। हमारा स्क्वायर को ही तो खिसका मतलब टेढ़ा करके बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब ध्यान से समझनी है ये चीजें। ये क्या हो गया? ये हो गया जी आपका 10 का स्क्वायर, ये लिख रखा 24 स्क्वायर इक्वल्स टू, आप बताओ ए स्क्वायर निकालना, क्या मैं इस 4 को अंदर ले जाऊं तो ये 2a का होल स्क्वायर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब 10 24 का क्या बनता है जी? 10 24 का ये बताओ ट्रिपलेट क्या बनता है? यहां मत करो इनका स्क्वायर, क्योंकि देखो हमें पता है जी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो क्या आएगा? 10 24 और 26, यानी 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? 26 स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 2a के स्क्वायर के बराबर। क्या स्क्वायर से स्क्वायर हटा दे तो क्या हम कह सकते हैं 2a की वैल्यू क्या होगी? 26। क्या हम ऐसे लगा सकते हैं भाई 2a की वैल्यू निकाल लो? मैं तो कह रहा हूं ऐसे निकाल लो ही मत। पहली बात तो ऐसे कर लेते हैं, चलो एक सेकंड एक सेकंड, चलो ऐसे कर लो, छोड़ दो इसको। ये दूसरे तरीके के क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेंगे हम, इसको अंदर लेके नहीं जाते अभी। वो जब ए निकालना हो ना खाली तब कर ले। हम अभी इसमें ये बोल देंगे भाई ये 4a स्क्वायर ही है। ये हो गया आपका 26 का स्क्वायर, यानी 26 इंटू 26 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब 4 से जब इसको काटोगे आप तो 4 से 2 पे तो ये जाएगा 13, 2 पे ये जाएगा 13, और 13 इंटू 13 क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर आ गया आपका 169, और यही आपसे पूछा है, यही आपने लगा दिया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपके कदमों में। ध्यान से देखो भाई, कह रहा है इन अरोम्बस ABCD एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री, वन ऑफ द साइड दे दिया वन ऑफ द डायगोनल। देखिए भाई, इसके लिए पहले मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा, उससे ना फिर आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बोलोगे भाई मजा आ गया। एक बार मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं यहीं से, हाँ यहाँ के लिए क्या हो गया ये, इंसर्ट न्यू स्लाइड। एक ही स्लाइड में मेरे हिसाब में बात बन जाएगी, तो ठीक है इसी स्लाइड में देखते हैं। रोम्बस की दो चार बातें हैं
जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं पहले बता भी चुका, लेकिन वो एक दो और बातें हैं, देखिए क्वेश्चन जिन पे आएंगे। आप बना दो जी रोम्बस, ये हो गया, डायगोनल से रिलेटेड चीजें हैं भाई। हम बोलेंगे भाई ये आपका एक डायगोनल, मान के चलो हम सिर्फ और सिर्फ ये एंगल 60 डिग्री ले रहे हैं, अभी बात आई 60 डिग्री पे, ठीक है, और ये साइडें सारी सेम है, ये ए है, ये ए है, ये है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे भाई ये अगर 60 डिग्री है ना तो ये 120 होगा, क्योंकि आगे जाके ये क्या होता है 60, तो हम बोले भाई ये 120 है, और ये आमने सामने के होते हैं जी इक्वल 120, हो गए या नहीं, बिल्कुल होंगे। और जैसे ही मैं ये वाली लाइन आपके समक्ष मार के दिखाऊंगा, आप बोलोगे ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, इधर से भी और इधर से भी। क्या ये एंगल 60 है? बिल्कुल है। क्या ये एंगल 60 है? बिल्कुल है जी। यानी तीनों एंगल 60 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, यानी ये ए है, ये ए है, तो ये साइड क्या हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होगी। ये चीज आपको याद रखनी है अब रोम्बस में, कि कोई भी एक एंगल 60 डिग्री दे दे, कोई भी एक एंगल 60 डिग्री दे दे, तो हमारा एक डायगोनल वही होगा जो आपकी साइड है। जैसे ये ए है, तो वो जो साइड होगी वो भी एक, मतलब एक डायगोनल होगा, वो भी क्या होगा, एक तो ए होगा ही होगा। तो D1 की वैल्यू, एक डायगोनल क्या हो गया, वही साइड, ठीक है। और अगर पूछने लग जाए कौन सी साइड ए है, देखो 60 के सामने जो एंगल है ना 60, उसके सामने वाला जो डायगोनल होगा वही ए होगा, बस। क्या बोला? जो ए है, मान के चलो मैं बोलूं ए बी सी डी, भाई इतना जोर दे रहा हूं तो ये मान लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमने ये बोला भाई ए के सामने क्या आएगा बी डी, और बी डी आ गया तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब दूसरी चीज समझिए, अगर मैं एक और फिगर बना दूं, दूसरा फिगर इसलिए बता रहा हूं ताकि ए की फिगर में आपको सारी दिक्कतें ना हो। हमने बोला ये साइड ए है, ये साइड ए है, चूंकि ये एंगल 60 डिग्री का था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये लाइन मार दूं और आप बोलोगे भाई ये तो ए हमने निकाल ली है अभी, बिल्कुल निकाल ली है, तो सर हमें दूसरा डायगोनल निकालना। दूसरा डायगोनल कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे भाई ये यहां से जाएगा और यहां तक जाएगा, है ना। तो क्या आप कह सकते हो ये आपका जो 60 वाले के ऊपर ये पूरी एक हाइट है h, है ना, h हाइट है, और इस h की वैल्यू क्या होगी, √3a/2, है ना। ये भी √3a/2, ये भी सेम √3a/2, तो ये पूरे डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a/2 का डबल, यानी कि √3a। तो ये D2 डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, √3a। यानी इसी फिगर में हम दूसरे डायगोनल की बात करें तो वो क्या होगा, √3। ये निकाल के इसलिए बताया है आपको, देखो ताकि आपको याद रहे, आपका याद नहीं है तो आप निकाल भी पाओ, है ना। ये ना हो कि आप दिक्कत में पड़े रह जाओ। एक तो डायगोनल क्या आ गया, ए ही आ गया, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री थे। दूसरा, चूंकि ये 60 वाली इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल पे जो हाइट होती है वो होती है √3a/2। हाइट की वैल्यू क्या होती है जी, √3a/2। लेकिन ये वैल्यू तो आधी है, सिर्फ यहां तक है ना, यहां से लेकर यहां तक, है ना। देखो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है सांप वाली, ये हमने सांप बनाया, ये वाली। अब इसका डबल ही तो ये है, इस साइड भी √3a/2 यानी √3a हो जाएगी डायगोनल। अब मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि या तो आपको एंगल दे दे एक 60 डिग्री, या फिर देगा एक 120 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, एक डायगोनल आपका ए होगा और दूसरा क्या होगा, √3a, बस। ऑप्शन में देखना, या तो देखो मान के चलो मैं कह दूं 5 साइड है, तो बताओ 60 डिग्री है रोम्बस में, तो या तो डायगोनल 5 होगा या 5√3 होगा, ठीक है। अगर ये बात मान लो कि आपको दे दिया इनमें से ए की वैल्यू दे रखी है, तो देखने की जरूरत नहीं, अगर ये दे रखा तो ये आंसर, ये नहीं दे रखा तो ये आंसर है, ठीक है। अगर मान के चलो दोनों के दोनों दे रखे हैं, अगर मान के चलो दोनों ही दे रखे हैं, तो कैसे करना है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता देता हूं भी, बिल्कुल आसान भी है। हम बोले भाई साहब जो 60 डिग्री के सामने डायगोनल है ना, जो 60 डिग्री के सामने है वो तो होगा आपका ए। क्या है ये है 60 डिग्री के सामने, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा आपका √3a। यानी जो 120 डिग्री के सामने है, जो ये एंगल आपका होगा, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा √3a। बात समझ में आई कि नहीं, बस और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन देखना कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, में 4-5 क्वेश्चन लेके आऊं, जल्दी जल्दी होते जाएंगे, ध्यान से समझने भाई।
इन अ रोम्बस ए बी सी डी एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर एक एंगल 60 डिग्री है मेरे भाई, एक एंगल 60 डिग्री है, एक साइड आपकी 8 है, अगर एक साइड 8 है तो एक डायगोनल क्या होगा, डायगोनल या तो 8 होगा या 8√3, या तो रूट ए या फिर √3 तो मैंने कहा भाई 8 ही है ऑप्शन में, 8√3 है ही नहीं, तो खुद देखना ही डायगोनल कौन सा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, आपको बोला कि भाई एंगल ए तो 60 डिग्री है, बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। और अब कह रहा है वन ऑफ द साइड है 10, तो डायगोनल बताओ क्या होगा। मैं बोलूंगा डायगोनल या तो 10 होगा या 10√3 होगा। अब 10 है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, क्योंकि 10√3 ही ऑप्शन में है। देखो इसका मतलब यही है 10√3। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, मिला ही नहीं यार रूट, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फिर से आया एंगल बी इक्वल्स टू 60। ध्यान से समझना भाई, एंगल बी आपको 60 दिया। देखो हरदम क्या होगा ना, ये वाला ही 60 हो पाएगा, ये वाला तो क्योंकि 120 होगा, 90 से बड़ा है। ठीक है, तो जहां पर आपका बी है वहां बना दो, बना दिया जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ये बोले भाई साहब अगर एक साइड 10 है तो डायगोनल या तो 10 होगा या फिर 10√3। अब आपके दोनों ऑप्शन में 10 भी है और 10√3 भी, तो डायगोनल पूछा कौन सा भाई साहब, ए सी पूछा है। तो हमने क्या बताया था कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, वही साइड यानी 10 ही हो जाएगा। अगर 60 डिग्री के सामने है तो भाई आपका ए होगा, और अगर 120 डिग्री के सामने यानी 60 से दूसरा है तो क्या हो जाएगा 10√3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कर्म में हमने देखा, देखो इतने क्वेश्चन करवाने का सिर्फ यही लॉजिक है कि आपको और कहीं से प्रैक्टिस ही ना करनी पड़े, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बोला एंगल C120 यानी ये C होगा, ये बी हो गया, ये ए और ये डी हो गया, क्योंकि यही तो 120 दिख रहा है। बिल्कुल है जी। वन ऑफ द साइड 12 है तो डायगोनल बताओ, तो मैं बोलूंगा एक तो डायगोनल 12 और एक डायगोनल 12√3, दोनों ऑप्शन में है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो मेरे प्यारे भाइयों ये बताओ कि डायगोनल बीडी पूछा है ना, तो बीडी तो भाई बड़े वाला होगा, 60 के सामने ए होता है और 120 के सामने क्या होगा 12√3। ये आपको याद करना है, निकालना भी अभी बताया था, तो ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, क्या बात है, ये थे हमारे क्वेश्चन सारे रोम्बस से रिलेटेड जब आपका डायगोनल पूछ रखा। अब इसमें भी एक बात आ गई, एक क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक रोम्बस है जी। ठीक है जी, कह रहा एंगल बी पे 60 डिग्री है, तो बना दो भाई बी पे 60 डिग्री, कौन रोक रहा है आपको, बी पे बना दिया 60 डिग्री। कह रहा है एसी और बीडी का रेशियो बताओ, बिल्कुल बता देंगे भाई। अगर मैं कहूं एसी रेशियो बीडी तो हम बोलेंगे अगर साइड ए है तो एक डायगोनल ए होगा, एक √3a। अगर एसी पूछा तो हम बोलेंगे भाई 60 डिग्री के सामने तो छोटे वाला ही साइड होती है, डायगोनल होता है यानी ए, और तो बीडी के सामने क्या, बीडी क्या बन जाएगा डायगोनल हमारा √3a। बस दैट्स इट, अभी पढ़ के आए। तो रेशियो आपका क्या हो गया 1√3, क्योंकि ए से ए आपका कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1√3 कहाँ है, यहाँ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि √3 होगा या 1:√3, है ना, हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से मुलाकात होने जा रही है आपकी। क्वेश्चन कह रहा है जी भाई साहब M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ये हम ABCD स्क्वायर ले लेते हैं भाई, ठीक है, ये ABCD, M और N मिड पॉइंट है AB और BC के, ये आपका AB हो गया, ये आपका BC हो गया। M पॉइंट यहां है और N पॉइंट यहां है जी। क्लियर। अब कह रहा है DM और AN को मीट करवाए एक पॉइंट O पे। DM और AN को पहले तो मिलाएंगे भाई, ये आपका DM हो गया, ये आपका AN हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया जी। अब मीट कर रहे हैं जी O पॉइंट पे, तो ये हमने O लगा दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। पहली बात तो देखने पे क्या चीज आपको सही लग रही है, आप एक बात ये बताओ। तो हम ये बोलेंगे भाई देखो एक वर्टेक्स है और एक बीच का बिंदु,
एक वर्टेक्स है और एक बीच का बिंदु, और दोनों के दोनों एक पूरा स्क्वायर सिमेट्रिक है, तो क्या ये बराबर होने चाहिए? ए एन और डी एम यही तो दिख रहे हैं, तो यानी ए एन और डी एम एक तो मेरे को बराबर दिख रहे हैं। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी, सी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी जो भी चीज है ना वो कोई सी नहीं होगी, क्योंकि ओडी और ओ एन, देखो एक बार, ओडी और ओ एन का रेशियो आप कभी निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल पाएंगे भाई। ए एम और डी एन, क्या ए एम, क्या ये ए एम और ये डी एन बराबर होगी? क्या नहीं होगी भाई साहब, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और जहां लॉजिक नहीं होगा वहां हम कुछ नहीं बनाएंगे। फिर है ए ओ इक्वल्स टू ओ एन, क्या ए और ओ एन इक्वल दिख रही है? नहीं। जो हमें दिखते ही, बनाते ही फिगर दिखी, वो दिखी ए एन इक्वल्स टू डी एम, वही हमने आंसर लगा दिया। ठीक है, चले आगे, चलिए। द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू ई। देखो, हाँ हम ऐसे करते हैं, पैरेललोग्राम है चूंकि, तो आपने बोला ये साइड ए बी है आपकी, ये ई पर क्या कर दी, ये हमने प्रोड्यूस कर दी, और जैसे ही प्रोड्यूस की तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो हम ये बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, ए बी सी, हाँ, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी, यानी जो ए बी है वही आपकी बी है, यानी ये बिल्कुल यहां से लेके आए। ठीक है, बराबर होगी भाई। अब कह रहा है लाइन डीई इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, ये लाइन आपकी डीई है, ये जो लाइन डीई है ना वो बीसी को किस पे कट करती है जी? ओ पे कट करे। फाइंड द रेशियो इन विच ओ डिवाइड्स बीसी, ओ बीसी को किस में डिवाइड करता है? भाई दिखने मात्र से आप कह सकते हो कि ये बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो वही आपका आंसर। अगर आप फिगर अच्छे से बनाओगे ना तो आपको सीधा दिख जाएगा। अब आप बोलो कि मेरा फिगर तो आधा टेढ़ा बन गया, तो मैं कैसे निकाल लूंगा? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा, देखो भाई यहां आपको सिमेट्रिसिटी दिख रही है, अगर ये एक और एक है तो ये एक यहां से है, तो इसका मतलब ये पूरी दो होगी, बिल्कुल होगी। यानी अगर मैं ये बोलूं ये एक है तो ये दो होगी पूरी, बिल्कुल होगी। इस ट्रायंगल में है ना, ये एक है तो ये पूरी दो होगी। तो आप ये बताओ, ये अगर दो है तो ये भी पैरेलल वाली दो होनी चाहिए, यानी जिसमें एक ये है तो एक ये बच गई, तो हमने क्या बोला, ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। पहली बात सबसे बढ़िया कि फिगर बनाओ बढ़िया तरीके से, साफ से कागज पर, साफ सी जगह पर, एग्जाम हो तो, और शीट मांग लो यार। तो ये हो गया 1:1। और दूसरा हमने देखा अगर वैसे नहीं बन रहा तो मैं बोलूंगा 1 यहां है और ये 2 यहां पूरा है ना, 1 और 2, तो यहां भी ये 1 और ये पूरा पूरा 2 हो जाएगा। क्लियर, चले आगे, चलिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन is 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि कह रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, भाई इंटीरियर को आई से डिनोट करते हैं, एक्सटीरियर को ई से, तो हमने बोला ईच इंटीरियर एंगल क्या है 36 डिग्री मोर देन है 5 एक्सटीरियर से, यानी 5 एक्सटीरियर से कितना ज्यादा है 36 डिग्री, तो माइनस ही होगा। या फिर आपकी इक्वेशन पता है कैसे बनेगी? आपकी इक्वेशन बनेगी जी इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 36 डिग्री बड़ा है किससे? 5 एक्सटीरियर से। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन होगी, आई माइनस 5e इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो हम बोले भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये भी तो पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है? क्या होता है जी? 180 डिग्री। बिल्कुल, अगर एक एंगल आपका इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे ही हमने इनकी प्लस माइनस शुरू की तो आपको पता लगा आई से आई कट गया, ये एक्सटीरियर की वैल्यू आ जाएगी 6e इक्वल्स टू 180 प्लस 36 क्या होता है जी? 216, तो e की वैल्यू क्या होगी? 6 18, 6 36, यानी एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया जी 36। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं? हमें पता है जी 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल यानी 36 पुट कर दो तो 10 नंबर ऑफ साइड्स आपकी हो जाएंगी। ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन बनाओ और आंसर लिख दो कि भाई 10 नंबर ऑफ आपकी साइड्स हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे नहीं जी नहीं, गलती कर दी है, मैं यही तो आपको देख रहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपने 216 लिखा, ये भाई जोड़ नहीं ये घटा होगा। देखो यहां तो इसके नीचे प्लस का साइन है तो ये जुड़ गया, लेकिन यहां घटा का निशान है। 180 माइनस 36 ये क्या होगा? आप बोलोगे जी 144 होगा कि नहीं? 144, तो ई की वैल्यू क्या आएगी?
6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो इसका मतलब 360/24। तो हमने देखा जी 12 से कट गया, 12 3 36, 0, 12 दूनी 24, 30/2 हो गया जी 15। तो 15 नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी। क्यों पता है? क्योंकि भाई इतनी बार क्वेश्चन निकाले हैं कि हमें पता है आपकी बार तो हम गलत होने की गुंजाइश रहने ही नहीं देंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं? बस आपको ये थोड़ा सिली मिस्टेक्स हैं, ये किसी से भी हो सकती हैं, ये होने नहीं देनी है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलिए। इससे पहले आप ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी, यानी इंटीरियर एंगल कौन सा नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल अगर ये है तो एक्सटीरियर क्या होगा? हम कहेंगे जी एक्सटीरियर आपका 120 हो जाएगा, और 120 है यानी 360/120 क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है जी, 3 नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। यानी अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली, अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली तो इसका मतलब वो चीज पॉसिबल है, और जिसमें नहीं आएंगी नंबर ऑफ साइड्स एग्जैक्ट, वो इसका पॉलीगन है ही नहीं, रेगुलर पॉलीगन है ना, क्योंकि साइड्स तो एक्यूरेट होती हैं भाई। दूसरा, अगर ये 120 डिग्री है तो आप बोलोगे भाई 60 डिग्री आपका एक्सटीरियर हो गया, तो 360/60 क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है जी, 6 नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। ऐसे ही 150 से रिलेटेड अगर इंटीरियर है तो मैं बोलूंगा 30 डिग्री आपका क्या होगा, एक्सटीरियर, और ये भी आंसर दे देगा क्योंकि भाई 360/30 कट सकता है 12 पे, ये आपकी नंबर ऑफ साइड्स। इसका आंसर ये हो गया जो कि नंबर ऑफ साइड्स नहीं देगा। क्लियर? निकाल के भी देख लेते हैं। आप बोलोगे भाई 142 का क्या बनेगा? आपने बोला जी ये तो 38 बन गया। क्या 360/38 पूरा का पूरा कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी कि हम कहेंगे नॉट एन इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं आ सकती, है ना। अगर नंबर ऑफ साइड्स नहीं आ सकती तो हम कह देंगे भाई ये इंटीरियर एंगल नहीं होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्लियर हो जाएगी। आप कह रहे पॉसिबल मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कैन बी, यानी कौन सा वो एंगल है जो पॉसिबल हो सकता है। तो आप ये बोलोगे भाई साहब 68 के 68 अगर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर क्या होगा? 180 - 68 होगा कि नहीं? बिल्कुल 112। तो हमें पता है 360/112 कुछ होता ही नहीं, 360/112 आंसर निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही 127 से नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। एक बार जो आसान सा दिख रहा है इससे निकालो भाई, 140 का 180 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और क्या आपको पता है 360/40 आंसर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा जी, 4 × 36 यानी नंबर ऑफ साइड्स बिल्कुल निकल गई। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे ये देखने ही नहीं क्योंकि दिख रहा है यार 127, 180 में से माइनस करेंगे तो लगभग 53 बचेगा, 53 भी नहीं होता कुछ। 152 से करेंगे तो ये 28 होगा, 28 से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? तो हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन आपका पर्टिकुलर इंटीजर दे देना वो तो पॉलीगन बना सकता है, वरना नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 3:4। एक बात समझनी है भाई, हमने कहा कितना सोना ट्रेपीजियम बनाया, हम ये बोल रहे हैं भाई साहब ये जो पैरेलल साइड्स है ना ये 3:4 है, यानी एक 3x है तो एक 4x है। एक इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जी 15, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा परपेंडिकुलर वाला, ये बिल्कुल 15 हो गया। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 210, शॉर्टेस्ट ऑफ द पैरेलल साइड्स बताओ। तो हमें बतानी है जी 3x की वैल्यू, क्योंकि शॉर्टेस्ट ऑफ शॉर्टर बतानी है भाई, पैरेलल साइड में कौन सी छोटी है, यानी 3x। तो आप बोलोगे भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है क्या होता है? ये होता है जी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बिल्कुल, तो एरिया की वैल्यू 210 लिखी हुई है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा? 3x + 4x यानी 7x, और ये इनटू में हो गया h। तो आप ये बोलोगे भाई साहब एक काम कर दो, 2 इस साइड आ जाएगा, 7 उससे पहले इसको काट देगा 30 पे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 60। h नहीं, h की वैल्यू दे तो रखी है, एक सेकेंड भाई गड़बड़ी मत होने दो मेरे दोस्तों।
हम बोलेंगे भाई h की वैल्यू तो 15 है ना, तो 15 लिख ली, तो 15 से भी कटेगा ये कितने पे, 2 पे, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 दूनी 4। अगर x 4 है और आपको बोला है 3x की वैल्यू निकालो, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा जी। आंसर आपका क्या क्या 12। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हमने यही तो बोला कि भाई x निकाल दो और इसकी जगह पुट कर दो, तो आपकी जो साइड आएगी शॉर्टेस्ट आ गई 12। अगर पूछता ये वैल्यू तो 4 चौक 16 हो जाती। क्लियर, बस फॉर्मूले में पुट करनी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसने स्लाइड्स आगे दी हुई हैं क्वेश्चंस की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं आपके लिए लेके आया हूं भाई। तो आप पता है क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि भाई साइक्लिक वाली चीज है ना, हम सर्कल में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन चूंकि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो हम यहाँ पे 2 से 3 बातें सीखेंगे बस। एक तो जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक वो होता है जो कि सर्कल के अंदर हो, यानी जिसके आउटवर्ड आप सर्कल खींच सकते हो, वो आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। खत्म बात, बस। ठीक है, दूसरी बात ये है सर, ये आपका सर्कल है, ठीक है जी, सर्कल हो गया, तो आपका क्या होता है ना, ये वाले यहां से कोई भी मान के चलो, ये आपका सेंटर है जी ओ, तो कोई भी जो कोड होगी ना, कोड, उस पे जो थीटा लगे, मान के चलो हम बोलेंगे इसी कोड से यहां पर हमने एंगल बनाया, ठीक है, इसी कोड से अंदर एंगल बनाया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो याद रखना जी, सेंटर पर बना एंगल क्या होगा, 2 थीटा। ठीक है, पहली बात क्या बताई, पहली बात ये बताई है कि अगर एक सेम कोड जो सर्कल पे टकराती है, तो वहां एंगल अगर थीटा बना रही है, तो सेंटर पे क्या बनाएगी जी, 2 थीटा। क्या बनाएगी भाई, 2 थीटा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो हमें ये पता लगा कि भाई 2 थीटा बना दी। और एक और चीज, दूसरी चीज बात क्या कहती है, ध्यान से, जैसे आपका ये सर्कल है, आपने इसमें क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो किसी भी साइड को आगे निकाल दो, आप किसी भी एक साइड को आगे निकाल दो, तो याद रखना है आपको क्या चीज, कि ये एंगल और इसका अपोजिट एक्सटीरियर, ये एंगल इक्वल होते हैं। क्या बोला हमने, बोला कि ये वाला एंगल और इसका एक्सटीरियर अपोजिट इक्वल होते हैं, या फिर ये एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट इक्वल होंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का सम क्या हो गया जी, 180 डिग्री। यानी ये थीटा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 180 माइनस थीटा, बिल्कुल। यानी आप दो चीज देख सकते हो, एक तो इन दोनों का सम क्या होगा, इंटीरियर के अपोजिटो वालों का 180, दूसरा अगर जो इंटीरियर एंगल है ना, वो इक्वल होगा किसके, अपोजिट एक्सटीरियर के, किसके, अपोजिट एक्सटीरियर के। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा जी। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, देखते हैं लगता है या नहीं। हमने बोला इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 70 डिग्री, तो इंटीरियर अपोजिट बताओ। अभी बताया भाई, बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा अगर एक्सटीरियर 17 है तो इंटीरियर अपोजिट सेम होगा, यानी 70 का 70। क्लियर, हमने क्या बोला कि 70 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, अगर आपको बोला एक्सटीरियर एंगल 70 है, तो इंटीरियर अपोजिट ये एंगल्स बराबर ही तो होते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। और वही इंटीरियर पूछ ले तो क्या होगा भाई, 180 का सम करना है। ध्यान से देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला, आपकी बार इंटीरियर एंगल देके एक्सटीरियर अपोजिट पूछ लिया, तो वो भी अगर 80 है तो ये 80 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी। क्यों, क्योंकि भाई एक तो आपको इंटीरियर लेना है और एक दूसरा एक्सटीरियर अपोजिट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 80 है तो 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम क्यों लगाना, अभी बात समझिए। हमने कहा इंटीरियर एंगल अगर 80 डिग्री है तो इंटीरियर अपोजिट ही बताना है, तो इंटीरियर और इंटीरियर अपोजिट का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो दूसरा एंगल 100 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा जी। हमने अभी आपको बताया कि भाई अगर एक एंगल आपका 80 डिग्री है तो इंटीरियर वाला ही अपोजिट क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि इनका सम क्या होता है जी, 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि सम 180 डिग्री है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये वाली चीज लगी है जिस पे, ठीक है। चले आगे, चलिए
आपको बोला कि एबीसीडी ना एक क्वाड्रिलेटरल है, पानी की बोतल शायद वहां रहेगी, कोई नहीं। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से। आप एक बार तो बड़ा सर्कल बना लो ताकि दिक्कतें ना आए। ठीक है जी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपका सेंटर हो गया। इफ एंगल सीओडी इक्वल्स टू 120 डिग्री, पहली बात तो क्या करो, यहां इसके अंदर बना लो भाई एक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने बनाया। आप बोले भाई ए साइड ए है, बी सी और डी है ना, बनेगी ठीक है जी। हमने देखा एंगल सीओडी 120 डिग्री है, ये आपका एक एंगल है जो कि आपका एंगल कह रहा है जी मैं 120 डिग्री हूं, होगा कि नहीं, बिल्कुल। फिर दे दिया एंगल बीएसी 10 डिग्री, यानी कि बीएसी से जुड़ा जो एंगल है वो क्या है, ये वाला एंगल है आपका 10 डिग्री। आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो दोस्त, कि अगर इसी कोड से, मैंने अभी बताया था, इसी कोड से सेंटर पे एंगल जो 120 है, तो इसी कोड से जो सर्कल पे लगा एंगल है, देखो यहां से ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, यहां से ये वाला एंगल जो बना है, तो क्या ये आपका 60 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई सर्कल पे जो एंगल लगता है वो होता है थीटा, और जो सेंटर पे होता है वो 2 थीटा, तो ये 60 है, ये 120, तो क्या हो जाएगा 60। पूछा क्या हुआ है, बीसीडी एंगल, एंगल बीसीडी, तो हम आराम से मिनट के अंदर बता देंगे भाई ये पूरा का पूरा एंगल अगर 70 है दोस्तों, अगर ये पूरा का पूरा एंगल 70 डिग्री है, 60 + 70, तो क्या आपको इंटीरियर अपोजिट पता है, इन दोनों का सम तो क्या होता है 180, तो ये एंगल आपका पूरा क्या बन जाएगा 70 घटाएंगे तो 110। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट आपके यूज हो गए। एक तो साइक्लिक वाले कि अपोजिट वालों का सम क्या होता है 180, दूसरा जो अगर यहां 2 थीटा तो यहां क्या होगा थीटा, बस यही तो करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से समझना भाई। हमें बोला है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड्स ऑफ एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल। इस क्लास की थियरी का सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि भाई डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होता है किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल में, भाई उसकी सारी साइडों का स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ये आपका होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। क्योंकि अगर आपने मान के चलो ये क्वाड्रिलेटरल लिया, तो इसमें ये चीज तो आपको पक्की है ना कि जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, एक एसी होगा एक बीडी, तो इनके स्क्वायर का सम लेना, तो वो है पहले और तीसरे में। लेकिन यहाँ 2ab भी लग गया तो ये तो बनेगा नहीं, दूसरा ये माइनस माइनस है तो ये तो वैसे नहीं हो सकते, और ये है नहीं, तो आंसर क्या आ गया, पहला हो गया कि भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू सारी के साइडों का स्क्वायर का सम। क्लियर है, समझ गए बात, चले आगे, चलिए। If the distance between longer sides of length 28 centimeter of a parallelogram is 8 centimeter, ये कह रहा है, ध्यान से समझो भाई, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एक चीज दे दी इन्होंने कि भाई डिस्टेंस जो लोंगर साइड्स के बीच का है, जो लोंगर साइड है उसकी लेंथ है जी 828, यानी अगर ये 28 है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया ना भाई साहब ने वो दे दिया जी 8। फिर कह रहा है लेंथ जो शॉर्टर साइड की है वो 32। देखो पहली बात तो इन्होंने थोड़ी दिक्कत कर रखी है, ये लॉन्गर लिख रखा है 28, शॉर्टर लिख रखा है 32, फिर पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम। पहली बात तो है ना, इस लॉन्गर को हटाओ शॉर्टर कर दो, शॉर्टर को हटाओ लॉन्गर कर दो, ठीक है भाई। तो हमने ये बोला कि भाई शॉर्टर साइड्स जो 28 इनके बीच की दूरी क्या है 8। दूसरा, अगर लेंथ शॉर्ट लॉन्गर साइड की 32 है, ये 32 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप बोलोगे ऐसा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना भाई, ये 32 ये 32, तो क्या हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बिल्कुल पता है जी, बेस इंटू हाइट होता है जी, बेस इंटू हाइट, बस। हाँ बेस इंटू हाइट तो एरिया था हमारा ट्रायंगल का, लेकिन बेस इंटू हाइट होता है इसका, यानी बेस है 28, हाइट आपकी 8,
इक्वल्स टू बेस आपका आपकी बार 32 है और हाइट अगर मैं इसको h मान लू, बिल्कुल जी 32 इंटू हाइट h, क्या 8 चौक 32 और 4 सत्ते 28 होगा, बिल्कुल होगा जी। तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी h, और यही आपको निकालना था कि उनके बीच का डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम कर भी चुके हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में देखो कितने आसान तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं, वरना अब तक तो हम रोम्बस और स्क्वायर में बिल्कुल इतने कंफ्यूज थे कि क्या डिफरेंस है, पता ही नहीं था। पैरेललोग्राम नाम सुना था, रेक्टेंगल सुना था, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो नहीं पता था। ट्रेपीजियम तो इतना बड़ा नाम का, तो बस सिर्फ हमें एक फॉर्मूला पता था कि भाई एरिया इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हमें वो तो पता ही नहीं था कि डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होता है, कैची फिगर क्या होता है ना, ये भी पता लग गया। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है, तो ये चीज नहीं है जी, आपको ना सारी चीजें एक बार अच्छे तरीके से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, नोट करो भाई, और जिन्होंने नोट कर लिया वो चलिए मेरे साथ आगे। अब आप क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जी। पैरेललोग्राम क्या होता है, आप बोलोगे भाई रेक्टेंगल का टेढ़ा वर्जन, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे की ऐड होती थी भाई। ये हम ये बोलेंगे भाई ये आपका जो डायगोनल बीडी है ना वो 24 है, चलो ठीक है, ये आप डायगोनल मान लो बीडी, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका डी हो गया, उस हिसाब से ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है, तो हमने ये देखा जो डायगोनल बीडी है पैरेललोग्राम को वो 24 का, यानी ये पूरे की लेंथ 24 है। ठीक है, पी एंड क्यू आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी एक ट्रायंगल तो आपकी क्या होगी एबीसी, दूसरी ट्रायंगल है एडीसी ये साइड। सॉरी भाई एक सेकेंड, गला बिल्कुल सूख गया है, बोतल दूसरी जगह रखी है, कोई नहीं हम कंटिन्यू करते हैं। आप समझो एक बार, हम ये कह रहे हैं P और क्यू सेंट्रोइड है ABC का, अगर ABC का सेंट्रोइड है तो क्या वो यहां से होगा, बिल्कुल होगा जी P। तो हम ये बोलेंगे भाई जो सेंट्रोइड होता है ना वो वर्टिसिस से जाता है तो 2:1 का रेशियो में बांटेगा, बिल्कुल जी। इसी में भी ADC में भी जो सेंट्रोइड होगा वो यहां होगा, क्यों, जो आपका वर्टिसिस होता है उससे 2:1 पे बांटता, बस। क्योंकि हमने ये पढ़ा था सेंट्रोइड में, पढ़ चुके हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, हमें पढ़ा था भाई सेंट्रोइड जी से डिनोट करते हैं, 2:1 होता है जो सामने वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांटे। ठीक है, चूंकि जहां से वर्टिसिस शुरू होगा वहां से ही 2 होगा, तो जहां से वर्टेक्स शुरू हुआ वहां से। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, रेशियो के अंदर देखें तो 2 1 3 3 6, टोटल लेंथ की वैल्यू क्या है 6, 6 की वैल्यू ही तो ये 24 है जो क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी पूरी वैल्यू कैसे कह रहा है जी 24। और पूछा क्या हुआ है, पूछ रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल दे दी, फाइंड पी क्यू, पी क्यू पूछ रहा है जी, क्या पी क्यू की लंबाई आप कह सकते हो 1 और 1 2 होगी, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल 2 की वैल्यू क्या होगी, 6 चौक 24 है तो 2 चौक क्या हो जाएगा 8, ये आपका आंसर। क्लियर है, देखिए एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये समझो, आपने बोला अगर आपका ये सेंट्रोइड तो यहाँ होगा, और अगर ये यहाँ है तो ये इसको 2:1 में बांटेगा, इसमें भी सेंट्रोइड यहाँ है तो ये इसको 2:1 में बांटेगा, बिल्कुल जी। हमने देखा कि पूरे की लेंथ 2 1 3 1 4 2 6 है, और 6 की वैल्यू ही तो 24 है, बीडी की वैल्यू ही तो 24 दे रखी है, तो 6 चौक 24 है, तो निकालना क्या है पी क्यू, यानी 1 और 1 2, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, चले आगे, चलिए आपको बोला फिर से 88 का बी है, देखिए वो 88 क्वेश्चन का ए लगा लो, 88 का बी लगा लो। आपको बोला पी एंड क्यू आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, बिल्कुल सेम है, ध्यान देना आपको बस। बीडी अगर आप पी एंड क्यू सेंट्रोइड है कोई दिक्कत नहीं है, वही बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन बनाना है आपको, एक दो चीज बेशक से ना लिखी मिले, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे भाई ये आपका बीडी है, क्लियर, ठीक है जी,
ये आपकी एक तो ट्रायंगल बन गई एबीसी, ऊपर वाली एबीसी, और इस साइड वाली क्या हो जाएगी एडीसी। अब ये बताओ सेंट्रोइड कहां होगा, यहां होगा, यानी ये पॉइंट पी है, यहां इसका पॉइंट ये क्यू है, बिल्कुल है। तो हम ये बोलेंगे सर, हम ये बोलेंगे ये इसको 2:1 में बांटेगा, इधर से ये इसको 2:1 में बांटेगा, है ना। तो हम ये बोले कि ये पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या पी क्यू 2 है, बिल्कुल है। तो जिसमें 2 आ जाए वही आंसर लिख दो। एपी है, ए से पी कोई मिलान का कोई मतलब नहीं, सीपी सी से पी तक मिलाने का कोई मतलब नहीं, डीपी डी से पी तक तो भाई 2 और 1 3 और 1 4 हो जाता है, नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आएगा बीपी, क्योंकि भाई पी क्यू भी आपका 2 है और बीपी भी आपका 2 है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि पी क्यू की वैल्यू भी 2 है और बीपी की वैल्यू 2 है, तो ये सीधा डायरेक्ट इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन। करें आगे, चलिए। क्या बात है भाई, कितना मस्त क्वेश्चन आया है। हम करते हैं आपके साथ मिलकर के। इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 पार्ट में तोड़ेंगे। कह रहा पी और क्यू मिड पॉइंट है साइड डीसी सीडी एंड बीसी के, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर कह रहा है रेशियो बताओ अनशेडिड रीजन का टू द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। अनशेडिड यानी इसका रेशियो ये सारे मिला करके, ठीक है। तो बनाते हैं। पहली बात तो एक बात बताओ आप मेरे को, मैं सबसे छोटे वाली ये आपकी फिगर बनाऊं, ये मैं आपको ये फिगर बना देता हूं जो ये आपसे पूछ रहा है। ये बनाया, ये बनाया, ओहो वहां गलती हो गई, कोई नहीं। हाँ, हम कहेंगे यहां से जुड़ा हुआ है चूंकि है, और ये वाली लाइन यहां से जुड़ी हुई है। तो आप एक बात बताओ, अगर मेरे को इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या आप इसमें से एक लाइन बीच में से ऐसे मार देंगे, बिल्कुल। क्या एक लाइन यहां से मार देंगे, बिल्कुल जी। अब आप मेरे को एक चीज समझाओ भाई, अगर मेरे को ये एरिया बताना बस सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, तो आप बोलोगे ये एक है, ये भी एक है, एक और एक दो, जितना ऊपर है उतना ही 2 नीचे होगा। अब बताओ 2 और 2 4 इस साइड है, तो 4 ही इस साइड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी इसमें इसका एरिया तो आ गया जी 1, और पूरे का एरिया हमें पता लग गया जी 2 2 4, ये कितना हो गया 4 और 4 8, यानी टोटल का एरिया आपका 8 है। ठीक है, अब निकालेंगे नीचे वाले का एरिया। आप बोलोगे कि बीच में से अगर मैं कोई लाइन मारूं, तो भाई देखो इसको कुछ इस तरीके से ले लो, अलग से बना के इसलिए बता रहा हूं भाई, इतने का एरिया बताना अपने को नीचे वाले का। तो आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर बीच में से एक लाइन मार दूं अगर मैं, तो पूरा 8 एरिया, तो ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4, और नीचे वाला 4 2 2 में बटेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा 2। देखो अलग फिगर बनाने का सिर्फ यही पर्पज है कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से, वरना मैं इसमें भी कर सकता था, ओज पोज मचा सकता था, वो समझ में नहीं आता। देखो यहां पर ये किया ऐसे करके, हम बोलेंगे ये इस रेक्टेंगल का चौथा पार्ट है, चौथे में भी अगर मैं पूरे का 8 मानूं तो चौथे का 2 हो जाएगा, तो 1 1 में बट गया, 1 आ गया। फिर इस साइड इसको बीच में से ऐसे कर देते हैं, फिर बोलते ऊपर जितना 4 नीचे भी। अब चौथा ये पार्ट देखो थर्ड, आपने बोला ये लाइन यहां से है ना, बिल्कुल है। तो क्या हम ये बोले आपको कि यहां से मैं एक लाइन मिला दूं तो इतना एरिया इस साइड, इतना इस साइड, टोटल अगर 8 है तो 4 ही साइड, 2 4 ही साइड, यानी इसमें 2 और 2 यहां बट जाएगा, तो 2 एरिया आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और यही तो है भाई शेडिड, शेडिड एरिया यही है। यानी इसने क्या पूछा, अनशेडिड टू द शेडिड, तो मैं बोलूंगा भाई अनशेडिड रेशियो शेडिड। तो एक बात बताओ भाई, शेडिड कितना हो गया, 2 1 3 और 2 5। अगर टोटल एरिया 8 है, शेडिड वाला 5 है, तो अनशेडिड आपका 3 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3:5। देखिए क्वेश्चन है बिल्कुल, ये मान लो 10 से 15 सेकंड का ही, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये चीजें इसलिए बताई हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। इस फिगर से हो गया ये वाला क्लियर, इस वाली फिगर से हो गया ये वाला क्लियर, और इस वाली फिगर से हो गया ये वाला क्लियर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, कर देंगे, करने भाई, बिना करे तो काम नहीं चलेगा भाई, ये बात तो आप समझ गए होगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। चल
एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। एक अपना एम है, वो मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस के, ये आपका पी क्यू आर एस है अपने स्क्वायर, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है तो एम यहां होगा ना पी क्यू का। एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल्स का, ठीक है जी। अगर मैं डायगोनल्स बनाऊं तो आप बोलोगे भाई एक डायगोनल यहां, एक डायगोनल यहां, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये होगा एन। आपको पूछा है रेशियो ऑफ एरिया पी क्यू एन एम टू पी क्यू आर एस, पूरे का एरिया। एक बार देखो क्या हमें पी क्यू एन एम दिख रहा है जी, पी क्यू एन एम। अब जो ये एम है ना भाई, देखो मैं बताता हूं आपको यहां गलती क्या हुई है, क्वेश्चन में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो m होगा ना वो ये दिया मिलेगा आपको ps का, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ps, ये ps हो गया, और n इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और p q n m, ठीक है बिल्कुल। अब ओके है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बोलोगे भाई p q n m का एरिया, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, देखो ये वाला जो डैश 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 करके बना है ना आपको, क्या आपको पता है पूरे का एरिया अगर मैं बांट दूं, अगर इनको मैं एक एक में बांटूं तो आप बोलोगे भाई ये पूरा 2 होगा, क्योंकि ये एक था, और भाई ये 2, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो ये पूरा का एरिया क्या हो गया 8। यानी कि फुल पी क्यू आर एस का तो एरिया क्या हो जाएगा 8, और पी क्यू एन एम का अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे भाई 2 ये है और 1 ये है, यानी 3:8 आपका आंसर आ जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला सर अगर मैं इस पूरे एरिया को अगर इन चारों हिस्सों में बांटू तो जितना एरिया ये है उतना ही ये पूरा होगा, और अब ये आधे में बट रहा है, तो हम बोले भाई एक ऊपर एक नीचे, यानी ये 2 हो गया तो 2 ही ये होगा, तो 2 और 1 3 तो ये हो गया, और टोटल का हमारा 8 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए कितना टाइम हो गया एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है 9 मिनट और, हमारे सवाल भी 10 ही बचे हैं, कर लेंगे भाई, ठीक है 10 मिनट में तो अरे इतने जल्दी जल्दी करेंगे, अब तो आप यार चीते हो गए हो। चीता समझते हो? चीता देखो, चीता होता है लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुआ भी तो होता है, तेंदुआ। एक होता पैंथर, पैंथर होता है क्या चीता? एक होता टाइगर, और एक होता लॉयन। अब आप देख लो कि आपको क्या बनना है, कोई से भी बन जाओ, लेकिन भाई बनना पड़ेगा, ठीक है। समझो, ए स्क्वायर एंड अ रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड द रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये आपका सेम बेस है, इसी पे आपका स्क्वायर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये चीज मालूम पड़ी फिर थोड़ी देर बाद कि भाई ये बेस तो सेम है लेकिन रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री है, यानी क्या है जी, इन सारी साइडें इक्वल है स्क्वायर में, रोम्बस में भी इक्वल होंगी। रेशियो बताना एरिया ऑफ रोम्बस टू स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा भाई एरिया ऑफ रोम्बस टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया तो हो गया जी ए स्क्वायर, अगर मेरी साइड ए है तो ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। दूसरी बात आप ये बोलोगे भाई साहब अगर मैंने रोम्बस को थोड़ा सा हल्का सा मैंने टिल्ट कर दिया तो रोम्बस कुछ ऐसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। और लेकिन बेस सेम है तो बेस इतना ही रहेगा, हमें पता है, और 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रोम्बस को पैरेललोग्राम समझ के एरिया निकाल दो, और एरिया पता है कैसे निकलता है? हाफ नहीं, बेस इंटू हाइट, सिर्फ बेस इंटू हाइट। भाई बेस कितना? बेस तो ए ही है, और हाइट बताओ कैसे निकलेगी? ये हाइट कैसे निकलेगी? आप ये बोलोगे अगर ये ए साइड है, ये एक इस साइड रिजोल्व होती है, एक इस साइड वाली तो नीचे तो हमें पता पूरी की पूरी है, तो जो नहीं पता वो होती है जी ए साइन 30। और हमें ये भी पता है अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस निकालना हो तो ए इंटू बी साइन थीटा होता है ना? ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, या तो लिख लो बेस इंटू हाइट हो जाएगी भाई ए साइन थीटा, तो वही तो लिखा है एक तरीके से, तो ए इंटू ए साइन 30 होगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर गया, साइन 30 क्या होता है जी 1/2 रेशियो 1, यानी 1:2 का रेशियो आ जाएगा आपको। कितना मजेदार क्वेश्चन है,
है ना? बिल्कुल। क्या बोला, ध्यान से समझा हमने बोला एक तो आपका स्क्वायर है, उसका एरिया ए स्क्वायर होगा। रोम्बस अगर 30 डिग्री पे है तो उसका एरिया क्या होता है जी, जो किसी भी एंगल पे टिल्ट हो तो एरिया होता है जी हमारा ए इंटू बी साइन थीटा। तो ए तो साइड ही है, दूसरी साइड भी ए ही होगी क्योंकि रोम्बस है, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 हो गया 1/2, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं भाई साहब एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें पी और क्यू मिड पॉइंट है साइड एडी और बीसी के। ये आपका ट्रेपीजियम हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। पी और क्यू मिड पॉइंट है एडी और बीसी के। देखो भाई, ये अगर मैं ए बी मानू, ये सी डी, एडी का मिड पॉइंट क्या दिया, एडी का मिड पॉइंट है पी, बीसी का मिड पॉइंट है क्यू। पूछ रहा है पी क्यू की लेंथ। भाई अगर आपके मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है, क्या हमने ये चीज बता रखी है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी भाई, दोनों के सम का आधा, है ना। अगर आपका पूछता डायगोनल इस साइड जाते, देखो ये और ये करके पूछता ना, ये वाला इतना, तो मैं बोलता कि भाई दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, ए बी माइनस सी डी बाई 2, है ना। ये भी हमने चीज पढ़ रखी, और पी क्यू तो बिल्कुल आसान है भाई, दोनों के सम का आधा हो जाएगा, है ना, पढ़ रखा है बिल्कुल जी। भाई नाक नहीं कटवानी है आपको हमारी, कहीं नाक ही कटवा दो तो आप बोलोगे भाई ए बी और सी डी के सम का आधा हो जाएगा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वही बोला, देखना ध्यान से, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, बिल्कुल जी ट्रेपीजियम है। ये आपका ए पॉइंट, ये बी, ये आपका सी और ये आपका डी। आपको बोला गया कि भाई पी और क्यू मिड पॉइंट है बोथ ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल एक ये है और एक डायगोनल ये है, इसका मिड पॉइंट यहां है, इसका मिड पॉइंट यहां है, तो क्या मैं ये लाइन मारूंगा मिड पॉइंट वाली, तो यहां भी मिड मिड में टकराएंगे, बिल्कुल जी। तो क्या इस पी क्यू की वैल्यू, जो कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि ए बी माइनस सी डी का आधा होगा कि नहीं। मोड सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि डिफरेंस आपका पॉजिटिव रखे, तो ए बी माइनस सी डी का आधा। अब यहां मोड इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि भाई ए बी है, वरना मोड लगा के आप आंसर बताओ, ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है वरना। ठीक है सर, हम इतने क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, इतने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने आपको उसमें करवाए थे ना, किसमें, थियरी में, वो भी एज इट इज दे रखे हैं और आते हैं भाई। P, Q, R and S are the points on the side AB, BC, CD and DA of parallelogram ABCD। देखो भाई, ये आपका पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की वैल्यू क्या है, ये जैसे PQRS है ABCD पे, ABCD पे आप है ना कोई भी पॉइंट दे रखा है ना, तो ये मान लो बीच बीच में मान लो PQR और S, उससे क्या होगा ना, आसान पड़ जाएगा आपके लिए। कह रहा है AP इक्वल्स टू DR है, यानी जितना ये AP है ना उतना ही ये DR है, और हमारे फिगर में बिल्कुल है, हमारे में देखने से लग रहा है, तो ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, आप ये बताओ यार, PQRS का एरिया दे दिया, कह रहा 50 है। मैं ना ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं ये लाइन मार दूं, ये लाइन मार दूं, तो क्या आप कह सकते हो जितना एरिया यहां उतना एरिया यहां, जितना यहां उतना यहां, जितना यहां उतना यहां, जितना यहां उतना यहां होगा, बिल्कुल होगा। यानी अंदर वाले का एरिया अगर 4 है तो बाहर वाला, मतलब ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 4 अंदर का और 4 बाहर का, यानी 8, यानी डबल हो जाएगा। तो क्या अगर आप PQRS का एरिया 50 कह रहे हो तो पैरेललोग्राम का पूरे का 100 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी, समझ रहे हो, क्योंकि भाई अंदर वाले का एरिया अगर 4 है, 4 की वैल्यू 50, तो क्या 8 की वैल्यू क्या होगी भाई, इसका डबल कर दो 100 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। हमने बस ये लाइन मारते ही पता लग गया ये चीज कि भाई ये तो बिल्कुल आधा आधा है, जम गया भाई साहब, ये चीज तो जम गई सेठ जी, और जम गई जैसे ही वैसे ही क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो अंदर वाले का जो एरिया है वही उतना ही बाहर वाले का है, एक एक का, ठीक है। चले आगे, चलिए
फिर दिया भाई पी क्यू एंड आर, थोड़ा सा संयम बनाए रखे भाई। ये मान लीजिए आप ना जब भी संयम खोने लगे तो अपने आप को मान लीजिए कि आप जो सपना देख रहे हैं ना, वहां आप उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं। और अगर उस कुर्सी पे बैठना तो थोड़ी देर, क्या आप 10 मिनट और जग सकते हैं? बिल्कुल। आप तो शायद दिन में देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रात वाले तो भाई सपने देखो और उनको पूरा करने की चाहत भी। क्योंकि देखो क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, कोई और करवा रहा है, आप भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जो ये मेहनत है ना भाई, मेहनत यही आपको आपकी उस कुर्सी तक लेके जाएगी जिस पर आप बैठना चाहते हो। ठीक है, ये मोटिवेशन आपका परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट। परमा से फ्रोस्ट भी बनता है, लेकिन हम परमा से परमानेंट ही बनाएंगे। चलिए, पी क्यू एंड आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। भाई देखो बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम बोले भाई ये ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है, और एक बार आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर लिया ना, उसके बाद आप देखना मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D बिल्कुल ही क्वाड्रिलेटरल पे आधारित है। ठीक है, 2D मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइम, ये अपना सर्कल और अपना क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल, जितने भी चैप्टर अब तक के किए सारे मेंसुरेशन 2D है। तो हम उसमें देखेंगे कि भाई लगभग 2 क्लास में, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लें और खत्म कर दें, क्योंकि वही चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, अगर पी क्यू आर रेगुलर इंटरवल पे लिख रखा ना, तो क्या ये पी, ये क्यू और इसको आर में मान सकता हूं? बिल्कुल जी, मान गए, रेगुलर इंटरवल पे है। यानी एक 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 और एक, ये पूरी लेंथ कितनी होगी जी? 4 होगी, बिल्कुल होगी जी। और ऊपर वाली की लेंथ, हम इस वाली ऊपर वाली की लेंथ 1 मान लेते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू। सीपीक्यू बनाओ भाई, सीपीक्यू ट्रायंगल, ये आपका सी से पी जोड़ दिया, ये फिर क्यू जोड़ दिया, ये सीपीक्यू जुड़ गया। ठीक है, तो क्या हम बोले कि सीपीक्यू, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हम नहीं होने देंगे कोई भी गलती, चीर देंगे, फाड़ देंगे। हाँ देखो, ट्रायंगल सीपीक्यू का एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी बताना है। ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल। अब बताओ सीपीक्यू का एरिया क्या होगा? हाफ होगा ना, ट्रायंगल है हाफ। बेस कितना है जी आपका? 1। और हाइट क्या होती है? यहां से ली जाती, यहां से यहां तक की। ट्रायंगल बेशक से ये है, लेकिन हाइट ये वाली ली जाएगी, तो हम बोलेंगे ये 1 आ गया। रेशियो एबीसीडी का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 4 है और ब्रेथ आपकी 1 है, यानी 4:1। तो हमने देखा यहाँ हाफ इंटू 4 है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1:8। आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया भाई साहब। ऑप्शन नहीं लिखा, ई ऑप्शन बना दो, ई ऑप्शन, और ई ऑप्शन हो जाएगा 1:8। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? आसान क्वेश्चन है बेहद ही। आपने क्या देखना, बस हाफ, बेस और हाइट। इस साइड रेक्टेंगल का एरिया भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए आगे, अब देखो, वाओ अब आ गए भाई 4 पॉइंट। अब इसमें भी अलग आंसर होगा इसका, मैं कह रहा हूं अभी लिख लो। 1:10, ये 1:8 वाले ऑप्शन वहां थी भाई। पी क्यू आर एस है वही सेम, ये आपका ए बी सी डी, तो आपकी क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल। हम ये बोलेंगे भाई साहब, ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R और ये आपका S। ठीक है, ये आपके एक 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 के इंटरवल पे अगर बनेंगे, एक 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 और एक, यानी टोटल हो गया 5। ठीक है, और ऊपर वाली को आप एक ही मान लो, मानने में क्या जाता भाई, मान लो। आपको बताना है एरिया ऑफ सीपीक्यू, भाई ट्रायंगल का एरिया, रेशियो रेक्टेंगल का एरिया एबीसीडी का। हम बोलेंगे भाई जो सीपीक्यू को जैसे ही आप मिलाओगे ना सर, तो मिलाने में कर दी गलती, ये ऐसे, ओहो ज्यादा ही जोश आ रहा है। हमने बोला पी को मिलाया सी से, क्यू को मिलाया सी से, और ये आपका हो गया पी क्यू।
ठीक है। तो सीपी का क्यू का एरिया देखो भाई, आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 1 और हाइट आपकी 1 है ही, ये वाली हाइट लेनी है कि नहीं, बिल्कुल ये आपकी हाइट हो गई। रेशियो एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 5 इंटू 1। तो हम बोलेंगे 1/2:5 हो गया, तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:10 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका ये ई ऑप्शन हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन से पहले ही लिख दिया है ना। ये चीजें आपको देखनी है। लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, चलें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक दो तो क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑफ अनइक्वल साइड्स, देखिए ध्यान रखना है ये चीज आपको, जब आपको अनइक्वल साइड के क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कोई भी साइड दे दी ए बी सी डी, ठीक है, और कह देना डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, कोई भी दो डायगोनल, कोई भी दो, क्या दो ही दो डायगोनल बनेंगे इसमें, ये आपके जो डायगोनल्स है ना ये 90 डिग्री पे कट करें। अगर एक 90 पे करा तो भाई ये भी 90 पे, ये भी 90 पे और ये भी 90 पे, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, ये 90 पे चाहे तो ये भी 180 करने के लिए 90 होगा इस साइड, फिर ये क्या होगा, ये क्रॉस लगा लो तो 90 90 90 90। तो ये आपको ध्यान रखना भाई कि भाई देखो अनइक्वल साइड है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आमने सामने की साइडों के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल होगा जी बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किस किस में, पहले में है, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2bc है गलत, 2da है ये गलत, ये गलत, और माइनस तो आएगा ही नहीं तो ये गलत। बात क्लियर हुई कि नहीं। ये आपको मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है जब भी अनइक्वल साइड्स का क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल अगर 90 डिग्री पे टकराते हैं, टकराते नहीं टकराते हैं, तो क्या होगा, आमने सामने की साइडों के स्क्वायर का सम क्या होगा, दूसरी आमने सामने की साइड। देखियो भाई जैसे एक कोई नहीं, उसमें आप खुद बना के कर लो कि भाई एक 6 है, एक 8 है, एक भाई 3 है, तो दूसरी क्या होगी, हो जाएगा, बस दैट्स इट। ये आपके बच गया, ये करेंगे, ये वाला हो जाएगा और ये वाला, कोई नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ इनके ऊपर है ना एक 10 मिनट की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 घंटा 7 मिनट की वीडियो बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान लीजिए बिल्कुल ही मेंस मटेरियल है तो उनको देख लेंगे। अच्छा इसको बड़ी करनी है क्या, मैं बिना बड़ी कर रहे ही लगा हुआ था आपके साथ। तो चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप है ना इन सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को ना याद रखो, रिवाइज करते रहो, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं हार्दिक, और अपनी चीज़ों को, अपने रिजोल्यूशंस एक बार बढ़िया तरीके से प्रतिज्ञा ले लो कि नए साल में आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। भाई अगर आप 10 रिजोल्यूशन लोगे ना तो उनमें से 6-7 तो पूरे होंगे, और एक भी नहीं लोगे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।